हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 विच डील्स विद चार्ज। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सेक्शन 234 कंटेंट्स ऑफ चार्ज। जब कोई अक्यूज्ड कोई ऑफेंस करता है तो उसके जो एक्ट जिस ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल कर रहे होते हैं उस ऑफेंस का चार्ज उस पर लगाया जाता है। अब जो चार्ज है उसमें क्या चीज़ें मेंशन करी जाएंगी वो बताता है हमें सेक्शन 234। Subsection 1. Every charge under the Sanhita shall state the offence with which the accused is charged. तो चार्ज में लिखा जाएगा कि अक्यूज्ड को किस ऑफेंस के अंडर हम चार्ज कर रहे हैं। Subsection 2. If the law which created the offence gives it any specific name, the offence may be described in the charge by that name only. जो ऑफेंस उसने करा है अगर उसका कोई नाम दिया हुआ है लॉ ने तो उसको उस नाम के साथ लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने थेफ्ट करी तो हमारे पास स्पेसिफिकली थेफ्ट को डिफ़ाइन करा हुआ है, एक सेपरेट ऑफेंस है, तो इसलिए हमें थेफ्ट को डिफ़ाइन करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, हम चार्ज में सीधा लिख देंगे थेफ्ट। तो उसका क्या मतलब है कि जो थेफ्ट है उसकी जो डेफिनेशन है वो कवर हो रही थी अक्यूज्ड के एक्ट के साथ। सबसेक्शन 3. If the law which created the offence does not give it any specific name, so much of the definition of the offence must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged. अगर जो ऑफेंस करा अक्यूज्ड ने उसको कोई नाम नहीं दिया हुआ तो फिर उस ऑफेंस को इतना डिटेल में डिफाइन किया जाएगा जिससे कि अक्यूज्ड को पता चल सके कि उसे किस ऑफेंस के लिए उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया गया है। Subsection 4. The law and the section of the law against which the offence is said to have been committed shall be mentioned. तो कौन से ऑफेंस का चार्ज लगा है और उसका कौन सा सेक्शन है वो दोनों चार्ज में मेंशन करे जाएंगे। Subsection 5. The fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offence charged was fulfilled in the particular case. कोई चार्ज लगा किसी ऑफेंस का तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो लीगल डेफिनेशन है उसके जितने भी एसेंशियल्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं। तो जब किसी ऑफेंस की लीगल डेफिनेशन के सारे एसेंशियल्स फुलफ़िल हो रहे हो तब भी उस ऑफेंस का चार्ज लगता है। सबसेक्शन 6. द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो किस लैंग्वेज में लिखाया जाएगा? जो कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है। सबसेक्शन 7. If the accused having been previously convicted of any offence is liable by reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offence and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of effecting the punishment, the court may think fit to award for the subsequent offence the fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted the court may add it at any time before sentence is passed. तो अगर किसी अक्यूज्ड ने पहले कोई ऑफेंस किया हुआ था, ठीक है, तो जब उसने नया ऑफेंस कर दिया तो नए ऑफेंस के लिए जब हम उस पर चार्ज लगाएंगे तो प्रीवियस कन्विक्शन का भी हम उस पर एक चार्ज लगाएंगे। वो किस लिए? ताकि उसको इन्हेंस्ड पनिशमेंट दी जा सके, इन्हेंस्ड पनिशमेंट का चार्ज लगेगा। बट अगर चार्ज लगाया और चार्ज लगाते वक्त इन्हेंस्ड पनिशमेंट का चार्ज लगाना भूल गए मैजिस्ट्रेट, तो दिस इज़ अ क्योरेबल डिफेक्ट एट एनी टाइम। जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाती, आप कन्विक्ट और अक्यूज उसको नहीं कर देते, तब तक जो जज है, कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट है, उनके पास ये पावर है कि इन्हेंस्ड पनिशमेंट के चार्ज को वो किसी भी टाइम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशंस हैं, तो ये इलस्ट्रेशन आपको खुद पढ़नी है, बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएंगी। अगर आपको इलस्ट्रेशन समझ ना आए तो आप मुझे ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी यही इसी चैनल के नाम से thinklegalwithamandeep@gmail.com। देन सेक्शन 235 पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सबसेक्शन 1. द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम, प्लेस of the alleged offence and the person against whom or the thing in relation to which it was committed as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged. तो चार्ज में क्या लिखा जाएगा? ऑफेंस कब हुआ, उसका टाइम, कहाँ हुआ, प्लेस, किसने किया, अक्यूज्ड का नाम, और किस चीज़ के रिलेशन में हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई थेफ्ट हुई ऑफ कार
तो जो कार है वो क्या है, द थिंग इन रिलेशन टू विच एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तो ये चारों जो चीज़ें हैं वो चार्ज में लिखी जाएंगी। इनको लिखने का पर्पज़ ये है ताकि अक्यूज़ को पता चल सके कि किस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज लगाया जा रहा है उसके ऊपर। सबसेक्शन 2, when the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money or other movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum, or as the case may be, describe the movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed, and the dates between which the offence is alleged to have been committed, without specifying particular items or exact date, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of 242. तो मतलब अगर आप पे चार्ज लगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और मनी, तो उस केस में जो ग्रॉस सम है आप उसको मेंशन कर दो। एग्जैक्ट डेट, टाइम, प्लेस आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अप्रॉक्स जो आपको लगता है वो आप मेंशन कर दोगे। और अगर आप ऐसे कर दोगे तो इसको ये समझा जाएगा जैसे कि 242 के अंडर चार्ज जो है वो एक ही ऑफेंस का लगा हो, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। तो अभी ये जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, ये जो ऑफेंसेस हुए हैं फर्स्ट ऑफेंस से लेकर सेकंड ऑफेंस के अंदर जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो है 1 ईयर। इससे ज़्यादा अगर गैप क्रिएट हुआ तो फिर उनका एक चार्ज नहीं लगेगा, फिर उनके सेपरेट चार्जेस होंगे। 236, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। कोई ऑफेंस कैसे कमिट हुआ उसकी पूरी स्टोरी बतानी है क्या हमें, और कौन से केसेस हैं जिनमें ये स्टोरी बताने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो when the nature of the case is such that the particulars mentioned in 234 and 235 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, तो जब 234 और 235 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अक्यूज्ड को पूरी नॉलेज नहीं मिल रही कि उसके अगेंस्ट कौन से ऑफेंसेस का चार्ज लगा है, उसको नहीं समझ आएगा उतनी इन्फॉर्मेशन से, तब द चार्ज शेल ऑल्सो कंटेन सच पर्टिकुलर्स ऑफ द मैनर इन विच द अलेज्ड ऑफेंस वॉज कमिटेड एज विल बी सफिशेंट फॉर दैट पर्पस। तो अक्यूज्ड को ये चीज़ समझाने के लिए कि किस ऑफेंस के साथ उसको चार्ज करा गया है, तो किस मैनर में ऑफेंस कमिट हुआ वो मैनर भी लिखा जाएगा, मतलब वो सारी स्टोरी के जो ऑफेंस है वो कैसे कमिट हुआ। अब ये है जनरल रूल, बट इसके एक्सेप्शन क्या है, थेफ्ट। जब चोरी हुई हो उस केस में आपको ये सारा बताने के चार्ज में ज़रूरत नहीं है। अब इसकी भी इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये सारी इलस्ट्रेशंस खुद पढ़नी है। देन सेक्शन 237, words in charge taken in sense of law under which offence is punishable. In every charge, words used in describing an offence shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offence is punishable. तो जिस ऑफेंस का हम चार्ज लगा रहे हैं उसको लगाने का क्या मतलब है कि उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं और उसको वही मतलब दिया जाएगा जो कि उस ऑफेंस में दिया हुआ है, उस लॉ में दिया। अगर बीएनएस का चार्ज लगा है तो बीएनएस के अंडर ही उसकी जो डेफिनेशन दी हुई है उसको वही लीगल डेफिनेशन दी जाएगी। अगर किसी और लॉ के अंडर डिफाइंड है ऑफेंस तो वो डेफिनेशन दी जाएगी। सेक्शन 238, इफ़ेक्ट ऑफ एरर्स। अब चार्ज बनाते वक्त कुछ एरर्स भी हो सकते, कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो उसके इसमें क्या होगा। नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज and no omission to state the offence or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material। तो जनरल रूल क्या हो गया कि कोई भी एरर हो जाए, अगर चार्ज में आपने कुछ मिस कर दिया, कोई ओमिशन कर दी या जो पर्टिकुलर्स हैं वो प्रॉपर नहीं लिखे गए, तो ये जो ओमिशंस हैं या एक्ट्स हैं जो एरर्स हो गए वो उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई प्रेजुडिस वो कॉज नहीं करेंगे और उनको हम किसी भी स्टेज पर करेक्ट रेक्टिफाई कर सकते हैं, अनलेस द अक्यूज्ड वॉज इन फैक्ट मिसलेड बाय सच एरर और ओमिशन एंड इट हैज़ ओकेजन्ड अ फेलियर ऑफ जस्टिस। तो एज अ जनरल रूल तो अगर कोई एरर हो गया तो आपको किसी भी स्टेज पर उसको रेक्टिफाई करेक्ट कर सकते हो, बट अगर अक्यूज्ड को उस इंफॉर्मेशन से, उस एरर और ओमिशन की वजह से मिसलेड हो गया वो, या उसको प्रेजुडिस हो गया, फेलियर ऑफ जस्टिस,
तो उस केस में फिर आप जो चार्ज है उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, फिर आप उसका फ्रेश चार्ज लगाएंगे और उसका जो ट्रायल है वो आपको दोबारा से स्टार्ट करना होगा। बट यहाँ पे ये जो ट्विन कंडीशंस हैं, एक तो फेलियर ऑफ जस्टिस और दूसरा मिसलेड, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। इसकी इलस्ट्रेशन भी आपको पढ़नी है। देन सेक्शन 239, कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। ऑल्टर क्या मतलब चेंज कब कर सकती है कोर्ट चार्ज को। सबसेक्शन 1, एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो जजमेंट के प्रोनाउंस होने तक कोर्ट ऑल्टर भी कर सकती है, करेक्ट भी कर सकती है और ऐड भी कर सकती है, नए चार्जेस भी ऐड कर सकती है। सबसेक्शन 2, एवरी सच ऑल्ट्रेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड। जो भी ऑल्ट्रेशन करोगे या एडिशन करोगे अक्यूज्ड को एक्सप्लेन करोगे, बिकॉज उसको ही तो डिस्प्रूव करना है ना उन चार्जेस को। Subsection 3, if the alteration or addition to a charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge has been the original charge. तो अभी ट्रायल चल रहा था, ट्रायल चलने के दौरान बीच में कोर्ट ने ऑल्टर कर दिया चार्ज को या ऐड कर दिया, बट कोर्ट को लग रहा है कि इस एडिशन से या इस ऑल्ट्रेशन से अक्यूज्ड का जो केस है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, उसको कोई प्रेजुडिस नहीं हुआ, ना जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं ना उनको कुछ इफ़ेक्ट हुआ। तो उस केस में कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन में ये बोल सकती है कि चाहे हमने चार्ज को अभी ऑल्टर और ऐड किया है, बट इसको ऐसे समझा जाएगा जैसे कि ये चार्ज फ्रॉम द बिगनिंग लगा हो। ठीक है, तो मतलब जो ट्रायल चल रहा था वो वैसे का वैसा चलता रहेगा और हमें ट्रायल को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। अब पढ़ते हैं हम सबसेक्शन 4, ये इसका ऑपोजिट है। इफ़ द ऑल्ट्रेशन और एडिशन इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द अक्यूज्ड और द प्रोसिक्यूटर एज फॉर सेड। लेकिन अगर जज को लग रहा है कि ये जो ऑल्ट्रेशन और एडिशन हुई है और ट्रायल को प्रोसीड करना अभी साथ के साथ इमीडिएटली, इससे अक्यूज्ड या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रेजुडिस हो जाएगा, तो उस केस में कोर्ट कह सकती है मे आइदर डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल, कि आप क्योंकि हमने ऑल्टर कर दिया और ऐड कर लिया चार्ज को तो अब हम ट्रायल दोबारा से शुरू करेंगे, या फिर एडजर्न द ट्रायल फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी, या फिर ट्रायल को कुछ समय के लिए एडजर्न कर देंगे और फिर जिस स्टेज से आपका केस चल रहा था उसी स्टेज से उसको दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। सबसेक्शन 5, if the offence stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded until such sanction is obtained unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is found. अब अगर चार्ज जो आपने लगाया है वो ऐसा है कि उस चार्ज को लगाने से पहले सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, कि जैसे कि गवर्नमेंट की सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आपको प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है, तो इन्होंने बोला कि अगर आपने ऑल्ट्रेशन या एडिशन करके ऐसे चार्ज को ऐड कर लिया जिसके लिए कि प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड है, तो उस केस का ट्रायल फिर तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आप वो सैंक्शन नहीं ले लेते। बट अगर फैक्ट्स सारे सेम हैं और उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर आपने पहले सैंक्शन ली हुई थी, तो जस्ट बिकॉज कि एक नया ऑफेंस ऐड हो गया जिसके लिए फर्दर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में क्योंकि फैक्ट सारे सेम हैं और आपने उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर परमिशन ली हुई है, इसलिए आपको फ्रेश परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपने पहले परमिशन या सैंक्शन ली हुई है वही इस ऑल्टर्ड और एडिशन वाले चार्ज के लिए काम आ जाएगी आपके, और जो प्रोसिक्यूशन है वो वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी और आपको फ्रेश सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन सेक्शन 240, recall of witnesses when charge altered. When a charge is altered or added by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed. तो अभी ट्रायल चल रहा था, ट्रायल के चलते वक्त हमने क्या करा, चार्ज को ऑल्टर कर लिया या ऐड कर लिया, तो अब क्योंकि नए चार्ज आ गए हैं तो उन चार्ज के ऊपर तो कोई एविडेंस लीड नहीं हुआ था, तो इस वजह से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी और जो अक्यूज्ड है वो भी वो
रिकॉल कर सकते हैं विटनेसेस को। रिकॉल क्या करना, मतलब कि जिन विटनेसेस को आपने पहले एग्जामिन कर लिया था आप उनको कोर्ट में दोबारा बुलाओगे, ताकि जो ऑल्टर्ड चार्ज है या एडिशन की है जिस चार्ज की, उसके रिलेशन में भी आप उनसे उनकी एग्जामिनेशन करवा पाएँ और उसको प्रूव और डिसप्रूव कर पाएँ। ठीक है, प्रोसिक्यूशन बुलाएगी उस चार्ज को प्रूव करने के लिए, और जो अक्यूज्ड है वो बुलाएगा उस चार्ज को डिसप्रूव करने के लिए, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में डाउट क्रिएट करने के लिए। तो ये पढ़ लेते हैं। टू रिकॉल और रीसमन एंड एग्जामिन विटनेसेस आप उनको कर सकते हैं। देन ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस। यहाँ पर क्या है कि जिनको आपने पहले नहीं बुलाया था बट अब आप उनको बुला सकते हो, मतलब फर्दर विटनेस माने कि न्यू विटनेस। तो रिकॉल करने में जो विटनेस आ रहे हैं वो क्या है, वो पुराने विटनेस हैं जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं, बट क्लॉज बी में हम फर्दर विटनेस बुला रहे हैं, मतलब जिनको हमने पहले एग्जामिन नहीं किया था। 241 सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस। अब जनरल रूल क्या है कि जितने ऑफेंस होंगे उतने चार्ज लगेंगे। हम इसको पढ़ भी लेते हैं, बाद में फिर जो इसके बाद वाले सेक्शंस हैं वो सारे इस जनरल रूल की क्या है, एक्सेप्शंस हैं। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज अक्यूज्ड देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। तो जितने ऑफेंसेस होंगे उतने चार्ज लगेंगे और हर चार्ज के लिए अलग से ट्राई किया जाएगा। थेफ्ट की तो थेफ्ट का अलग चार्ज लगेगा और उसके लिए एक ट्रायल चलेगा। रॉबरी की अलग चार्ज लगेगा, अलग ट्रायल चलेगा। उसके अलावा रेप किया तो अलग चार्ज लगेगा और अलग ट्रायल चलेगा। मतलब डिफरेंट चार्ज हो गए, डिफरेंट ट्रायल हो गए, प्रोवाइडेड। अब इसकी एक एक्सेप्शन तो इसी सेक्शन में आ गई, देखते हैं। वेयर द अक्यूज्ड पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग सो डिजायर्स and the magistrate is of the opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any number of the charges framed against such person। अगर अक्यूज्ड खुद एप्लीकेशन देता है और मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अगर अक्यूज्ड के अगेंस्ट जितने भी चार्जेस लगे हैं अगर उनको हम एक साथ ट्राई कर लेंगे तो उससे इसको कुछ भी प्रेजुडिस कॉज नहीं होगा, तो फिर मैजिस्ट्रेट चाहे उसके अगेंस्ट कितने भी चार्जेस लगे हों उन सबको एक साथ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि ऑल और एनी नंबर ऑफ द चार्जेस फ्रेम्ड, क्योंकि जो हम आगे जाके देखेंगे सेक्शंस जिनमें कि हम सेपरेट ऑफेंसेस के लिए भी एक चार्ज बना लेंगे, तो उनमें क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं सब में। बट यहाँ पर जब अक्यूज्ड खुद कह रहा है, खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कोर्ट को, तो उस केस में चाहे कितने भी ऑफेंसेस हों, इस पे हमने नंबर ऑफ द ऑफेंसेस पर कोई लिमिट नहीं लगाई कि हम सिर्फ 2 ऑफेंसेस के लिए एक ट्रायल कर लेंगे या फिर सिर्फ 5 ऑफेंसेस के लिए कर लेंगे। तो चाहे यहाँ पर 100 चार्ज हो बट स्टिल उसका ट्रायल साथ में चल सकता है अगर अक्यूज ने एप्लीकेशन दी है और मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है। सबसेक्शन 2 नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 242, 243, 244, 246। तो इन्होंने क्या बोला कि सबसेक्शन 1 की जो प्रोविजन है वो अफेक्ट नहीं करेगी किन सेक्शंस को, इनको 242, 243, 244, 246। तो मतलब कि ये जो सेक्शंस है ये क्या है, एक्सेप्शंस टू सबसेक्शन 1। अब देखते हैं सेक्शन 242 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज्ड टुगेदर। पढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन ऑफ द सेम काइंड। एक अक्यूज्ड है, ठीक है, उसको अक्यूज्ड किया गया है मोर ऑफेंसेस देन वन, एक से ज़्यादा उसने ऑफेंसेस करे हैं, मतलब मिनिमम 2 ऑफेंसेस करे हैं। कैसे ऑफेंसेस हैं वो, सेम काइंड के ऑफेंसेस हैं। अब इसमें इन्होंने दिया हुआ है आगे कि सेम काइंड के ऑफेंसेस क्या होंगे, उसका क्या मतलब है। Within the space of 12 months from the first to the last of such offence, whether in respect of the same person or not, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 5। तो अभी उसने मोर देन 1 ऑफेंस करे, ठीक है, मतलब मिनिमम 2 ऑफेंस करे। किस तरह के करे, सेम काइंड के करें, कितने टाइम पीरियड में करें, तो विद इन स्पेस ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच ऑफेंस। तो 1 साल के अंदर उसने 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस करे हैं जो कि सेम काइंड के हैं। तो चाहे उसने वो सेम पर्सन के अगेंस्ट करे या उसने डिफरेंट पर्सन्स के अगेंस्ट करे, बट हम उनका एक ट्रायल चला सकते हैं, ठीक है। ट्राइड एट 1 ट्रायल, मतलब एक केस बनेगा उन सब चार्जेस का।
बट ये जो ऑफेंसेस हैं एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 5, तो ये जो ऑफेंसेस हैं ये 5 से एक्सीड नहीं करने चाहिए, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 सेम काइंड के होने चाहिए, 1 साल के अंदर होने चाहिए, 12 मंथ्स लगा लीजिए चाहे 1 साल लगा लीजिए, एक ही बात है। फर्स्ट ऑफेंस और लास्ट ऑफेंस के अंदर 1 साल का गैप होना चाहिए बस, ठीक है। अगर इससे एक्सीड कर रहा है तो फिर उनका ट्रायल कलेक्टिवली नहीं चलेगा। देन offenses are of same kind when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of the भारतीय न्याय संहिता और of any special और local law। तो सेम काइंड का ऑफेंस क्या होगा, जिसकी सेम पुनिशमेंट है और सेम सेक्शन के अंडर पुनिशेबल है। मतलब ये नहीं कि अगर एक ऑफेंस है उसकी पुनिशमेंट भी 3 ईयर है, दूसरा ऑफेंस है उसकी पुनिशमेंट भी 3 ईयर है, तो इसका मतलब वो सेम काइंड के ऑफेंसेस नहीं हो जाएंगे। सेम काइंड के ऑफेंसेस तब बनेंगे जब उन दोनों ऑफेंसेस की जो पुनिशमेंट है वो एक ही सेक्शन में बताई गई है और एक ही पुनिशमेंट बताई गई है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम एक पर्सन ने ऑफेंसेस करे हैं, ठीक है, तो जो पर्सन अक्यूज्ड है वो एक है, जो विक्टिम्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक पर्सन ने चेक बाउंस कर दिए, ठीक है, मान लीजिए 4 लोगों को उसने चेक दिए थे और उसके जो चेक हैं वो बाउंस हो गए, अब वो क्या हो गया, अक्यूज्ड इन दी फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो अब ये जो चारों ऑफेंसेस हैं ये सेपरेट ऑफेंसेस हैं, सबका सेपरेट चार्ज चलेगा, बट क्योंकि ये सेम काइंड के ऑफेंसेस हैं, सेक्शन 138 में फॉल कर रहे हैं, सभी की सेम पनिशमेंट है, ठीक है। उसने मेरे को चेक दिया था तो चेक उसका बाउंस हो गया, उसने किसी और को चेक दिया वो भी बाउंस हो गया, तो हम दोनों के रिलेशन में जो ऑफेंसेस हुए वो क्या है, 138 का ऑफेंस हुआ है, सेम ऑफेंस हो गया, सेम पनिशमेंट हो गई, तो ये सेम काइंड के ऑफेंस हो गए। अब अगर उसने 1 साल में मैक्सिमम 5 ही ऑफेंसेस करे हैं, तो चाहे डिफरेंट पर्सनस के रिलेशन में करे हैं, लेकिन पांचों के जो केसेस हैं वो एक ट्रायल में क्लब हो सकते हैं एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। तो हमने देख लिया कि सेम काइंड के क्या होंगे, कि जिनकी जो पनिशमेंट है वो एक ही सेक्शन में प्रोवाइडेड है और सेम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। अब इसके प्रोवाइजो में देखते हैं कि डीम्ड सेम काइंड किसे कहेंगे। For the purpose of this section, an offence punishable under subsection 2 of section 303 of भारतीय न्याय संहिता shall be deemed to be an offence of the same kind as an offence punishable under section 305 of the said संहिता। तो मैंने बोला था कि जो ऑफेंस है वो सेम सेक्शन में पुनिशेबल होना चाहिए, बट इन्होंने क्या बोला, सेक्शन 303 का सबसेक्शन 2 और 305 इन दोनों को हम डीम्ड सेम काइंड मानेंगे। डीम्ड मैंने आपको पहले बताया, डीम्ड का क्या मतलब होता है, जो चीज़ रियल में नहीं होती बट उसको ऐसे मान लिया जाता है। तो ये जो ऑफेंसेस है वो अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल सेम काइंड के नहीं है, बिकॉज एक 303 है और एक 305 है, दोनों डिफरेंट सेक्शंस हैं। हमारे लिए जनरल रूल की रिक्वायरमेंट क्या थी, दोनों सेम ही सेक्शन में पुनिशेबल होने चाहिए। तो क्योंकि ये तो डिफरेंट ऑफेंसेस है तो ये सेम काइंड नहीं है, बट हमें एक्सेप्शन ने बोल दिया कि इन दोनों को हम सेम काइंड ही मानेंगे चाहे ये सेपरेट है, तो इसलिए अब हमें इन दोनों को सेम काइंड ही मानना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ये आपको एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो आप इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। एंड दैट एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर एनी सेक्शन ऑफ द सेड संहिता और ऑफेंस स्पेशल और लोकल लॉ shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence when such an attempt is an offence। तो अटैम्प्ट को भी, इनके जो सेम काइंड के अटैम्प्ट्स हैं उनको भी इसी तरह डील किया जाएगा जैसे कि हम उनके ऑफेंसेस को डील कर रहे हैं। उसके बाद जो फर्दर एक्सेप्शंस है हमारी उनको हम कल देखेंगे, बिकॉज आपको इनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे ट्रायल शुरू हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है देन काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।